नमस्कार जी। आज लगभग सारी दुनिया चीन की बात कर रही है। उसके पीछे कारण ये है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका चीन की बात कर रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत चीन की बात कर रहा है। और जब ये दो बड़ी ताकतें चीन की बात करेंगी तो सारी दुनिया में उसका शोर होना लाजमी है। अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि आखिर चीन की बात क्यों हो रही है, चीन अचानक से तो नहीं इतनी बड़ी ताकत बन गया, चीन अचानक से तो अमेरिका को आंखें नहीं दिखाने लगा, चीन एकदम से सुपर पावर बनने के रास्ते पे खड़ा तो नहीं हो गया। इसके पीछे एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक फैक्ट पे गौर करने वाले हैं, वो फैक्ट जिसे ज़्यादातर इग्नोर किया गया है। मेरी नज़र में अभी तक उस पर किसी ने कोई कमेंट नहीं दिया, उसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं कि चीन की ताकत या किसी और भी देश की ताकत के पीछे इस फैक्ट पे ध्यान दिया गया हो। मैं उस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरी नज़र उस पर गई है और वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। एक फैक्ट वो है जिसको हम अगर ध्यान से देखें तो वो हर एक राष्ट्र के पीछे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन के लिए काम कर रहा है, वो एक ऐसी थ्योरी है जो सबके ऊपर बराबर काम करती है और वो थ्योरी है लिटरेचर की। जी हाँ, किताबें। एक समृद्ध राष्ट्र के लिए एक समृद्ध साहित्य की आवश्यकता होती है और इस फैक्ट को सदियों से पूरी दुनिया ने अपनाया है। सिर्फ हम नहीं, सिर्फ आप नहीं, इसे लगभग हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से इस बात को माना जा रहा है कि जितना मजबूत साहित्य होगा उतनी मजबूत हमारी संस्कृति होगी और उतना मजबूत फिर हमारा राष्ट्र होता है। तो एक मजबूत राष्ट्र को खड़े होने के लिए एक मजबूत और समृद्ध साहित्य के आधार की ज़रूरत होती है और वो साहित्य की ताकत सबसे पहले किस देश ने समझी, उसके बाद वो कहाँ कहाँ सफ़र करते हुए पहुँची और उसी ताकत को चीन ने कैसे अपनाया, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। अगर हम किताबी दुनिया में उतरते हैं तो चीन की किताबों की हम थोड़े रुक के बात करते हैं। पहले हम किताबों की ताकत समझ लेते हैं, किताबें आखिर हैं क्या। अगर मैं आपको बताऊं, किताबें वो ताकत है जो आपको अतीत का प्रमाण देती हैं, जो आपके बुजुर्गों को हमेशा आपके बीच में रखते हैं, आपके गुरुओं को हमेशा आपके साथ रखते हैं। आप किताबें अगर किसी गुजरते हुए वक्त को छू लेती हैं तो उस वक्त को कभी गुजरा हुआ नहीं होने देती। ये किताबों की ताकत है। किताबों की क्षमता यह है कि वो समय को कैद कर सकती है। किताबें इतनी ताकत रखती हैं कि वो इतिहास को अपनी गोद में समेट सकती हैं। किताबें इन्हीं तारीखों और इन्हीं घटनाओं को जोड़ के वीर गाथाएँ खड़ी कर देती हैं और वही वीर गाथाएँ देश को राष्ट्र की तरफ वापस खींच के लाती हैं। हमेशा समय समय पर हर पल जब जब कोई एक बंदा एक राष्ट्रभक्ति गीत सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसमें राष्ट्र के प्रति जान लुटाने की ताकत फिर से आ जाती है। वो आदर्श, वो एक तरह से उसका सपोर्ट जागा जाता है जो पिछले कहीं दब जाता है जिम्मेदारियों, लेकिन फिर से राष्ट्रवाद जिंदा हो जाता है। ये हर एक कहानी के पीछे ये कारण है। अगर हम किताबों को वक्त के हिसाब से थोड़ा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आज दुनिया में इतनी किताबें हैं, संख्या में इतनी किताबें हैं कि अगर कोई एक इंसान अपने दिन का आधा समय भी किताब को पढ़ने में देता है, लगातार किताबें पढ़ने में अपना समय व्यतीत करता है, अगर दिन के 12 घंटे भी वो किताबें पढ़ता है तो उस एक इंसान को दुनिया में अभी जो किताबें मौजूद हैं उन किताबों को पढ़ने के लिए 3,56,000 से ज़्यादा दिन लगने वाले हैं। 3,56,000 से ज़्यादा दिन उसको आज की वर्तमान उपस्थित किताबों को पढ़ने में लगेगा। ये किताबों का पढ़ने का समय है। अब इन किताबों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो वो किताबें हमें बताएंगी संख्या के आधार पर कि दुनिया आज इतना ज्ञान और इतना जानकारी का जो क्षेत्र इतना फैला हुआ है, इंटरनेट पे देखें या 1 by 1 इंडिविजुअली देखें या प्रिंटेड देखें, तो वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स है दुनिया में आज मौजूद वो किताबें। उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो वो है लगभग 12,98,44,64,000 किताबें आज मौजूद हैं पूरी दुनिया में और जिन्हें पढ़ने के लिए लाखों दिन का समय चाहिए। ठीक है, अगर हम किताबों को
सहेजने की, किताबों की कीमत समझने के हिसाब से अगर हम दुनिया के बाकी देशों को समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से वो फैक्ट नज़र आता है जो चीन को इतनी बड़ी ताकत बना रहा है। अब आप गौर से सुनिए कि अगर हम दुनिया के 10 देशों की अगर हम बात करते हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें रखते हैं, किताबें पब्लिश करते हैं, किताबें प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर हम टॉप 10 देशों की बात करते हैं तो 10वें नंबर पे आता है ईरान। 10वें नंबर का देश है ईरान, जो लगभग 72,000 किताबें प्रति वर्ष प्रोड्यूस करता है। 72,000 किताबें। 9वें नंबर पे है फ्रांस, जो लगभग 77,000 किताबें पब्लिश करता है प्रति वर्ष। 8वें नंबर पे आता है इंडोनेशिया, जो लगभग 88,000 किताबें प्रति वर्ष पब्लिश कर रहा है। ठीक है, ये लगातार अलग अलग सालों पे अलग अलग ईयर का डेटा है जो हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन आए हैं। 7वें नंबर पे हम खुद हैं, हमारा देश भारत है। भारत में लगभग 90,000 किताबें प्रति वर्ष पब्लिश होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है जी। 6वें नंबर पे है जर्मनी। जर्मनी बहुत खास है, जर्मनी पे ध्यान दीजिएगा, आगे जाके जर्मनी के बारे में एक और बड़ा फैक्ट खुलने वाला है। जर्मनी में वर्तमान में 93,000 किताबें हर साल पब्लिश हो रही हैं। 5वें नंबर पे आ रहा है रूस। रूस में लगभग 1 लाख किताबें हर साल पब्लिश हो रही हैं। अब ध्यान देखिए, किताब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1 लाख किताबें प्रोड्यूस करने वाला रूस 5वें नंबर पे है। 4थे नंबर पे है जापान, जिसमें 1,39,000 किताबें प्रति वर्ष छाप रहा है। जापान दुनिया का टेक्नोलॉजी हब, सबसे ज़्यादा किताबें छाप रहा है। अगर हम देखें 4थे नंबर पे है 1,39,000 39, है ना। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे है दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला ब्रिटेन, जिसमें आज दुनिया में सबसे ज़्यादा संग्रहालय हैं, किताबों के पुस्तकालय हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबों का जो जमावड़ा है वो ब्रिटेन में है। ब्रिटेन तीसरे नंबर पे है और वो लगभग 1,84,000 किताबें हर साल पब्लिश कर रहा है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में लगभग 3,04,000 किताबें प्रति वर्ष पब्लिश की जा रही हैं। लेकिन 1 नंबर पे कौन है? वही सबका सिरदर्द, वर्तमान का सबसे हॉट टॉपिक, चीन अपने इतिहास के, अपने साहित्य की कीमत समझ चुका है, किताबों की ताकत समझ चुका है। इसीलिए चीन कई वर्षों से लगातार दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें प्रोड्यूस कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, और उनकी संख्या लाखों में है। अगर दूसरे नंबर की संख्या 3 लाख की है तो 1 नंबर की संख्या 4,40,000 किताबें, 4,40,000 किताबें हर साल पब्लिश कर रहा है चीन। और यही उसके साहित्य का, यही उसकी ताकत का राज है, क्योंकि उसने साहित्य की ताकत समझी है ब्रिटेन से। अब वो कैसे समझी है अगले हम पार्ट में देखेंगे, कि अगर हम चीन को देखें तो उसने अपने साहित्य का इम्पोर्टेंस समझ लिया है, और वो समझा है उसने किसी और देश से। उसने देखा है कि अगर संस्कृति को हमने बचा के रखना है तो हमें किताबों की ज़रूरत है, और किताबें अगर हमने बचा ली तो हमारे ज्ञान को, हमारे साहित्यिक भंडार को हम सुरक्षित रख पाएंगे, और यही एक समृद्ध राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं अपने देश में, कुछ थोड़ा सा पार्ट बीच में लेके देखेंगे। अगर हमारी किताब में 90,000 किताबें देश में हर साल किताबें पब्लिश हो रही हैं, 90,000, लेकिन अनुमान इससे कहीं ज़्यादा का है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास क्षेत्रीय भाषाओं की भी बहुत लंबी रेंज है। तो मैं बताऊं कि हमारे पास फैक्ट जो है उसमें 26% जो हिंदी भाषा में छपने वाली किताबें हैं, इन 90,000 में वो काउंटेड नहीं हैं। 24% अंग्रेजी भाषा में किताबें हैं जो पब्लिश इस काउंट में ऐड नहीं हैं, और कुछ क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनका समायोजन इस 90,000 की संख्या में नहीं है। मतलब अगर हम 24, 26, 50% और देखते हैं और बाकी सब किताबों को भी जोड़ते हैं, अगर हम मान लीजिए 25-30,000 किताबों को और भी लेते हैं, तो भी हम तीसरे नंबर से ऊपर नहीं जा पा रहे। तीसरा नंबर तो बहुत दूर की बात है, हम जर्मनी की बराबरी नहीं कर पा रहे, जापान की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। चौथे नंबर पर जापान 1,39,000 किताबें छाप रहा है और हम सिर्फ 90,000, और हमें विश्व गुरु बनने की
बातें कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं, जो फैक्ट के और ज़मीनी धरातल पे हम देखें तो वो सिर्फ कोरे सपने हैं वर्तमान में। लेकिन अगर हम आगे चीन की बात करते हैं तो चीन को आप देखें उसने सीखा कहाँ से है। उसका एक अच्छा उदाहरण जो हमारे पास एक फैक्ट है वो है कि 1500 शताब्दी में अगर किताबों के प्रोडक्शन की, उनकी पब्लिशिंग की रैंक अगर हम देखते हैं तो दुनिया में उस समय 1500 शताब्दी में सबसे ज़्यादा किताबें छापा जाता था जर्मनी में। जर्मनी सबसे ज़्यादा किताबें छाप रहा था 1500 ईस्वी में। ठीक है, 1500 ईस्वी मतलब यूरोप हब था किताबों के लिए और जर्मनी उसमें टॉप रैंक कर रहा था। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन था और तीसरे नंबर पे था स्पेन, जिसे हम ज़्यादातर कहीं बड़े मुद्दों पे सुनते ही नहीं हैं, लेकिन वो साहित्य के मामले में बहुत समृद्ध था एक समय और लगभग अभी तक था। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि 1500 ईस्वी में जैसे जर्मनी टॉप में था, 1600 ईस्वी आते आते ब्रिटेन ने उसको ओवरटेक करने की कोशिश की। ब्रिटेन ने उसको लगभग ओवरटेक किया और 1600 लेकर 17वीं शताब्दी में फिर जर्मनी ने अपना रौब दिखाया और किताबों के मामले में फिर से वो आगे आया। किताबों की संख्या उसने बढ़ाई। 1700 शताब्दी में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। 1800 शताब्दी आते आते फिर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया किताबों के मामले में, सबसे ज़्यादा किताबें छापने में, और वो सबसे बड़ा देश बन गया किताबों के मामले में। 1950 के बाद जर्मनी ने फिर से एक बूस्टअप किया और किताबों में फिर से दुनिया में टॉप देश बन गया था। 1980 के आसपास का समय आता है तो उस समय स्पेन ने ब्रिटेन और जर्मनी दोनों को पछाड़ दिया था। तो ये 1980 का समय बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, लगभग 30-35 साल पुरानी अगर हम बात कर रहे हैं, 30 साल की, 20 साल, 25 साल की। तो ये जो फेज है, अगर 30 साल की हम बात कर रहे हैं तो इस 30 साल में पहले ही स्पेन ने ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश को पछाड़ दिया था जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पिछले 300 साल से किताबें सबसे ज़्यादा प्रिंट कर रहे थे, लेकिन स्पेन ने उनको बीट किया। उसका कारण ये था कि स्पेन ने भी साहित्य की कीमत समझ ली थी। लेकिन 1990 के बाद से ब्रिटेन ने फिर से अपने आप को तैयार किया और उसके बाद से ब्रिटेन को अब कोई छू भी नहीं पा रहा है किताबों के प्रोडक्शन के मामले में। ब्रिटेन आज पर मिलियन आबादी पे, मतलब हर 10 लाख जनसंख्या के ऊपर लगभग 2114 किताबें प्रिंट करता है। 2114 किताबें हर 10 लाख की पॉपुलेशन प्रिंट करता है। ये उसकी संख्या है अगर सबसे ज़्यादा किताबों की बात करें। लेकिन अगर जनसंख्या को छोड़ के किताबों की संख्या की बात करते हैं तो चीन आर्थिक स्तर पर ताकतवर हुआ है, इसके पीछे किताबों की यही संख्या है। चीन की 4,40,000 किताबों की संख्या प्रतिवर्ष ये समझाने के लिए काफ़ी है कि उसने अपने देश के साहित्य को कितना मजबूत कर रखा है। वो देश का साहित्य ही है जो उसे इतना तरक्की करने पे और इतना ताकत को सहेजने पे उसको कायम रख पा रहा है। अब ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास क्या है, लेकिन हमारे पास अगर साहित्य की आज ये जो कमी जो हम देख रहे हैं, ये दुर्भाग्य है कि हम दुनिया में आध्यात्म के गुरु के रूप में जाने जाते हैं और हमारे पास साहित्य की कमी है। तो उसके पीछे कुछ एक कारण थे जिनमें से आपने देखा होगा कि हमारे देश के ऊपर मुग़लों के और अंग्रेज़ों के लंबे लंबे शासनकाल रहे हैं और सबसे बुरा समय था जो नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर, विश्वविद्यालय के ऊपर आक्रमण किया गया था, वो अग्निकांड, जिसने हमारे साहित्य को बहुत क्षति पहुंचाई, इतनी क्षति पहुंचाई थी कि आज हमारे पास साहित्य का टोटा पड़ गया है। और उसका कारण था वो अग्निकांड जो 1193 में तुर्की से आए हुए बख्तियार खिजली ने किया था। बख्तियार खिजली ने नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था और उसमें हमारा बहुत कीमती साहित्य जला दिया गया था, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में बहुत ज़्यादा था और उसे, अब वो मुग़ल शासन था तो बाकी सबको वो अपने राइवल समझते थे, दुश्मन समझते थे और उन्होंने उनको बर्बाद कर दिया। ये हर एक आक्रमण के समय अंग्रेज़ों ने भी हमारे साहित्य के साथ बहुत छेड़छाड़ की और बहुत बर्बाद किया है, क्योंकि कई किताबें आज ऐसी हैं जिनके पार्ट बहुत सारे या तो बदले हुए लगते हैं या वो इर्रिलेवेंट लगते हैं जब हम पढ़ते हैं। तो वो अंग्रेज़ों के समय में वो चीज़ें हुई हैं, हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है कि सब हम दोष देने में बहुत माहिर हैं। ये हमारी संस्कृति बन गई है कि हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। आज अगर हम पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं तो अपने माँ बाप को दोष देते हैं, हम अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी कंपनी के सिस्टम को दोष देते हैं, हम समाज में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आस पड़ोस के माहौल को हम दोष देते हैं।
रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं तो कभी परिवार को कभी रिश्तेदारों को दोष देते हैं। हम रिश्तेदारों को परिवारों को दोष दे के बच नहीं सकते, हम किसी को दोष दे के बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से। अब वो समय है आपके सामने, मैंने फैक्ट रखे हैं, ये हमें मजबूर कर देते हैं कि हम ये सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं, किन के बीच खड़े हैं। हमें देखना है कि हम कब समझेंगे कि एक मजबूत देश के लिए एक समृद्ध साहित्य की ज़रूरत होती है। उदाहरण हमारे सामने 1500 शताब्दी से हम देख रहे हैं, हमारी वो बर्बादी का समय था, हम गुलाम थे उस समय, और आज हम कहाँ हैं। लेकिन फिर भी हमने आज़ादी से, अगर हमने 30-40 साल में अगर हम 90,000 किताबों तक हम आए हैं तो ये हमारे साहित्य के लिए एक बड़ी जीत थी। जो भी कलमकार रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से आज हम ये बात कर पा रहे हैं कि हम 90,000 में दुनिया के 7वें नंबर पर खड़े भी हैं। जो देश लगभग 600-700 साल गुलाम रहा, उस देश में अगर हमने इस दुनिया का 7वें नंबर पे हम आकर खड़े हुए हैं तो भी हमारे लिए सम्मानजनक स्थिति है, लेकिन ये संतोषजनक स्थिति नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये हमें तय करना है कि हम कब समझेंगे कि ये लड़ाई झगड़े, ये मार काट के निशान छोड़ के जाना है हमें, या किताबों में लिखी हुई कुछ जानकारी, कुछ ऐसा जो लोगों को पता ना हो, कुछ वक्त छोड़ के जाना चाहते हैं। जैसे हमें लगता है किताबें वक्त को कैद कर सकती है, तो क्या हम अपने किताबों में अपना वक्त कैद करके नहीं रख सकते अपने आने वाली पीढ़ी के लिए? ये हमें करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या छोड़ के जाना चाहते हैं। सवाल किसी और से नहीं, अपने आप से कीजिए कि क्या आप जिम्मेदार नहीं हैं? अगर आपके घर में आज किताबों की जगह नहीं है, आपके घरों में जूते चप्पल के लिए, खिलौनों के लिए, आर्टिफिशियल गिफ्ट आइटम्स के लिए ढेर सारी जगह है, किताबों के लिए जगह नहीं है, तो देश की साहित्यिक रूप से कमजोरी के लिए आप खुद भी जिम्मेदार हैं। और जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक नागरिक देश के लिए जिम्मेदार है। हमारी संस्कृति के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों को आध्यात्मिक धार्मिक किताबें पढ़ाने के लिए बिठा नहीं पा रहे हैं, उन्हें मोबाइल गेम में, टीवी के गेम्स में हम उनको एंगेज करके रखते हैं। हमें उनको डांटने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, हम उनको किताबों की तरफ खींच के नहीं ला पा रहे हैं। हम कमज़ोर हैं, इसीलिए हमारे देश का साहित्य कमज़ोर हो रहा है, और इसके लिए आप अपने माँ बाप को, अपने गुरुओं को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, प्लीज़। अब लास्ट में, आखिर में एक बात करना चाहूँगा कि फिर से कोशिश कीजिए, किताबें गिफ्ट कीजिए, क्योंकि किताबें हर हाल में साथ निभाती हैं।